जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, चारों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहां नुल अपने फादर से फोन पर बात करती है और उसी वक्त अचानक उनके फादर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी जिम्मेदार 30 साल की युनजुंग थी, जो कि एक कांग्रेसमैन की एक लौती बेटी थी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद वो अपनी कार लेकर वहां से भाग गई। युनजुंग उन just posted a picture in Hawaii. It's been 3 years since I have come to Hawaii. Let's forget about everything under the bright sun. जहां एक विक्टिम की फैमिली अभी भी अपने इंसाफ के लिए लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ रियल कल्प्रिट बिना किसी दुख और रिग्रेट के अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। जिन्होंने एक एक करके उसकी सारी हिस्ट्री देख रहा था। कहानी प्रेजेंट में आती है। जुनियंग उस लड़की को पूल साइड जाते हुए देखता है और कहता है, जिस जगह एक्सीडेंट हुआ वहां का कैमरा खराब था। विटनेस ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया और एट द एंड जुनियंग उसे बचाने पूल में कूद जाता है। नेक्स्ट सीन में जुनियंग को अपनी टीम के साथ दिखाया जाता है, जहां वो एक फिल्म साइन करने की बात कहता है। जुनियंग का बॉस उसे कहता है, अभी तक तो तुम कोई भी फिल्म करने से इनकार कर रहे थे और आज अचानक से। जुनियंग कहता है, क्या आपको ये लगता है कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ? जुनियंग के बॉस का तो दिमाग ही घूम जाता है। वो जुनियंग से एक बार फिर पूछते हैं, क्या तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? जुनियंग की टीम इसलिए परेशान थी क्योंकि उस फिल्म का मेन लीड पहले से ही डिसाइड हो चुका है, पर अब जुनियंग फिर से जिद कर रहा है कि उसे वो मूवी करनी है। जुनियंग साफ साफ कह देता है, तुम प्रोड्यूसर से बात करो, अब वही चूज करेंगे कि वो किसे चुनते हैं। जुनियंग उस मूवी की डायरेक्टर से मिलने आ जाता है। जुनियंग का मैनेजर उसे बताता है, तुम्हें पता है ना, वो इंगेज्ड है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। और तो और वो उसे ये भी बताता है कि उसकी शादी मिस्टर चोई की फैमिली में हो रही है और वो जल्द ही मिस्टर चोई की डॉटर इन लॉ बनने वाली है। वो उसे कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। पर उसी की टीम की एक और मेंबर कहती है, जेटी उनका इकलौता बेटा है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता था? जुनियंग जानता है कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंसने जा रहा है। जुनियंग वहाँ से चला जाता है। दोनों बातें करते हैं। वो कहती है, मुझे तो ऐसा लगता था कि वो नुल को पसंद करता है। जुन का मैनेजर कहता है, हाउ कैन एनीवन नो व्हाट ही इज थिंकिंग। और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। चारों आमने सामने होते हैं। नुल जुनियंग से कहती है, इट्स बिन अ वाइल, और अपने फोन से जुनियंग को कॉल लगाती है। वो कहती है, तुमने अपना नंबर चेंज नहीं किया, क्या तुम मेरे टेक्स्ट और कॉल को इग्नोर कर रहे थे? मुझे तो ये लग रहा था कि तुम्हारा नंबर चेंज हो गया। जुनियंग उसे कहता है, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। जुनियंग उसके क्वेश्चन का आंसर दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। नुल भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जेटी भी उसे साफ साफ कह देता है, मैं दिल से तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। नुल काफी सारी ड्रिंक पिक कर लेती है और अपने बॉस को कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, वो जोर जोर से गाना गा रही होती है और उसका बॉस वहाँ सोफे में चुपचाप से बैठा होता है। शायद नुल इस तरह से अपने स्ट्रेस और सैडनेस को दूर करना चाहती हो। वहाँ दूसरी तरफ जेटी और जुनियंग को भी साथ में दिखाया जाता है। जेटी जुनियंग से कहता है, क्या तुम यहाँ नुल को देखने आए थे? जुनियंग कहता है, नहीं, मैं मूवी के लिए आया था। और फिर मिस जुन, तुम तो जानते ही हो, ब्यूटीफुल वुमन मेरी वीकनेस है। जेटी जुनियंग को ड्रिंक करने से रोक देता है और कहता है, मुझे पता है तुम बीमार हो, तुम्हें ट्यूमर है और तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम नुल के बारे में चिंता करना छोड़ दो, नुल के लिए मैं यहाँ हूँ। जुनियंग कुछ कह ही नहीं पाता, वो बिल्कुल शांत बैठा रहता है। नुल जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है, वो देखती है जुन की टीम की लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं। पहले वो उन्हें इग्नोर करती है, पर जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तब उसे ना चाहते हुए भी बीच में बोलना पड़ता है और इसी तरह उन सभी में हाथापाई शुरू हो जाती है। और तभी कुछ देर में जुनियंग वहाँ आ जाता है और सभी को फटकार लगाता है। नुल जुनियंग के पास आती है और बताती है, गलती हमारी नहीं है, वो लोग बदतमीजी कर रहे थे। जुनियंग उसके सामने बहुत ही रूड बिहेव करता है और उसे कहता है, तो क्या हुआ अगर वो उसे छेड़ रहे थे? नुल कहती है, मुझे बहुत चोट लगी है, और उसे अपनी चोट दिखाती है।
जुन को काफी बुरा लग रहा होता है, पर वो उसे दिखा नहीं सकता क्योंकि इस बार उसका प्लान कुछ और ही है। जुनयूंग एक लेडी को बुलाता है और कहता है, क्या यहाँ पास में कोई हॉस्पिटल है? शायद इन्हें चोट आई है, क्या तुम इसे हॉस्पिटल ले जा सकती हो? वो इतना कहकर नुल को वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है। जुनयूंग को बीच साइड पर दिखाया जाता है। नुल वहां से गुजरते हुए उसे देख लेती है। वो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करता है और जैसे ही उन्हें खोलता है, नुल उसके सामने होती है। वो उसे कहती है, क्या तुमने मेरे $5 देखे? जुनयूंग उसे मना कर देता है। वो कहती है, पर मैंने यहीं कहीं उन्हें गिरा दिया। क्या तुम अपना पैर ऊपर करोगे? जुनयूंग अपना पैर ऊपर कर लेता है। वो उसे अपना शूज उतारने को भी कहती है। जुनयूंग वो भी कर देता है। इन सब चीजों से इरिटेट होकर वो वहां से जाने लगता है। तभी नुल उसका हाथ पकड़ लेती है। लोग मुझे कहते हैं कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो क्योंकि तुम डरते हो, पर मैं नहीं मानती। मुझे पता है कि तुम कैसे हो। जुनयूंग अपना हाथ पीछे खींच लेता है और कहता है, क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? वो कहती है, मैं सब कुछ जानती हूँ, यहाँ तक कि ये भी कि तुम अभी क्या सोच रहे हो। जुनयूंग की आंखें खुल जाती हैं। जुनयूंग उसे गौर से देखता है। वो कहती है, तुम मुझे मिस कर रहे हो ना? यू रियली मिस्ड मी, यही कहना चाहते हो ना तुम मुझसे? जुनयूंग हंसकर उसकी बात को टालना चाहता है। वो कहता है, ये सब तुम्हारी थिंकिंग है, ना कि मेरी। अगर ऐसा सोचकर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम ऐसा सोच सकती हो। नुल उसे कहती है, आई मिस्ड यू टू जुनयूंग, आई मिस्ड यू अ लॉट, आई ऑलमोस्ट वेंट इनसेन, दिस इज माई आंसर टू योर थॉट्स। वो एक बार फिर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, आई सी यू लेटर, आई सी यू टुमारो एंड द डे आफ्टर डे। यहाँ दूसरी तरफ जुनयूंग की माँ को दिखाया जाता है। जब से वो जुनयूंग के फादर से मिलकर आई होती हैं, वो काफी स्ट्रेस में रहती हैं, सारे काम उल्टे कर देती हैं। वो उनसे झूठ कहती हैं अपनी मैरिज के बारे में, जुनयूंग के बारे में। वो मिस्टर चोई के सामने अपने बॉस को अपना हस्बैंड बताती हैं। यहाँ जेटी की सिस्टर नुल के भाई के बारे में जानकारी लेने के लिए उसके सभी फ्रेंड को ट्रीट दे देती है। जेटी को काफी गुस्सा आता है और वो बिल पे करने चला जाता है। गुस्से गुस्से में जेटी उसे धक्का दे देता है। और अब क्या, नुल के भाई को इसकी भरपाई भी करनी पड़ती है। वो उसे शॉपिंग पर ले जाता है और उसे कहता है, तुम्हें मेरे बारे में जो भी पूछना है वो तुम मुझसे पूछ सकती हो। उसके लिए तुम्हें मेरे दोस्तों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे नुल को शूटिंग के लिए काफी लेट हो जाता है। उसकी सारी ड्रेस बाथटब में पड़ी होती हैं। वो जैसी थी वैसे ही अपने शूट के लिए निकल जाती है। वहाँ वो एक्टर नुल और उसके बॉस को काफी बुरा भला सुनाता है। वो नुल के ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी काफी बुरा भला कहता है। और जब वो नुल के गॉगल हटाकर उसके ब्रूजेस देखता है तो वो नुल से कहता है, क्या तुम यहाँ पर शूटिंग करने आई हो या फाइट? जुनयूंग का मैनेजर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और चिल्लाकर कहता है, ये सब तुम्हारी टीम मेंबर की वजह से हुआ है। पर तभी जुनयूंग उसे बीच में ही रोक देता है। वो नुल को घर जाने को कहता है। नुल उसे कहती है, तो क्या हुआ अगर मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने? वो उसे कहता है, तो क्या इसी वजह से जुनयूंग ने तुम्हें अपनी टीम से बाहर निकाल दिया? वो सभी के सामने जुनयूंग को कहता है, अगर तुम्हें पता था ये इतनी पागल है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जुनयूंग अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारे स्टाफ में है। अगर पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता। और ये सुनने के बाद नुल अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपना बैग उठाकर वहां से चली जाती है। जुनयूंग को भी काफी बुरा लगता है, पर जुनयूंग यहाँ जो भी कर रहा था उसके पीछे एक रीजन है। नुल और जेटी को साथ में दिखाया जाता है। दोनों बातें करते हैं। नुल उसे बताती है, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। जेटी उसे कहता है, क्या तुम जुनयूंग को इतना पसंद करती हो? वेयर इज योर प्राइड? नुल जेटी से कहती है, और तुम्हारा क्या? वाई डू यू लाइक मी सो मच? डोंट यू हैव एनी प्राइड? हम कभी एक साथ नहीं हो सकते। जेटी नुल से कहता है, चलो हम दोनों घर चलते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जुनयूंग की टीम को भी जुनयूंग पर काफी गुस्सा आ रहा था। जुनयूंग को शूटिंग करते हुए दिखाया जाता है। एक सीन के दौरान सेकंड एक्टर उसके गले को कुछ ज्यादा ही जोर से दबा देता है
हालांकि ये कैमरे में नजर नहीं आता, पर जुनयून को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके फेस पर काफी पंच करता है। और फिर जो उसने नुल के बारे में कहा था, जुनयून को काफी गुस्सा था। वो उसे मारता ही जाता है। सभी लोग उसे रुकने को कहते हैं, पर वो नहीं रुकता। शूट को कैंसिल कर दिया जाता है। जुनयून की मीटिंग डायरेक्टर के साथ होती है। वो उसे कहता है, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, पर मैं उसके लिए उसे पिक कर रहा हूँ ना। वो उसके पीछे आती है और उसे कहती है, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। वो उसे कहता है, शूटिंग के दौरान उसने भी मेरे साथ पहले ऐसा किया है, पर उसने माफ़ी कभी नहीं मांगी। वो कहती है, अभी तो हमने शूटिंग करना स्टार्ट भी नहीं किया है, क्या तुम इसे बंद करवाना चाहते हो? जुनयून कहता है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो। वो उससे रिक्वेस्ट करती है, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें मैं टीम लीडिंग कर रही हूँ। जुनयून अचानक उससे कहता है वो किस हॉस्पिटल में है और उससे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो एक्टर भी कुछ कम ढीठ नहीं था। वो एक ट्विस्ट बीच में ला देता है। वो कहता है, माफ़ी इसे अपने घुटनों पर मांगनी होगी। वो कहती है उसके बदले मैं माफ़ी मांगूंगी, पर जुनयून उसे रोक देता है और खुद अपनी नीज पर डाउन होकर उससे माफ़ी मांगता है। वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और शायद मन ही मन जुनयून से इम्प्रेस भी। जुनयून अपने रूम में वापस लौट कर आता है। उसके रूम के बाहर नुल बैठी होती है। वो उससे कहती है, ये सब तुमने मेरी वजह से किया ना? तुमने उसे मेरी वजह से मारा है ना? जुनयून कहता है, तुम फिर से कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। जाओ और दवाई लेकर सो जाओ। वो उसके रूम में घुस जाती है और कहती है, तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम मेरी कोई परवाह ही नहीं करते? जुनयून कहता है, मैं पिछले एक दिन से सोया नहीं हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, प्लीज़ लीव मी। नुल कहती है, अगर ये किसी तरह का मजाक है तो तुम करो, मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं होंगी। आई वोंट गेट अपसेट और मिसअंडरस्टैंड यू। करो, तुम्हें जो करना है। जुनयून उसे बेड पर गिरा देता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? इफ़ दैट्स नॉट वॉट यू वॉन्ट, टेल मी नाउ। मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल दूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।